हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10 का उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। और आज का सेशन आपका पार्ट 1 होने वाला है। लगभग इसका 3 या 4 सेशन चलेगा एमसीक्यू का। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि वैसे बच्चे भी जो है वो इस वीडियोस का क्या उठा पाए, बेनिफिट्स ले पाए। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देख लो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है लड्डू गोपाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट इज इनकरेक्ट। बोला जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है क्या है, गलत है बाबू। कौन सा पेयर क्या है आपका, गलत है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है लड्डू गोपाल। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, पुलिस एंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बैंकिंग एंड करेंसी। ऑप्शन नंबर सी में है बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड यूनियंस। एंड ऑप्शन नंबर डी में है मैरिज एंड अडॉप्शन। देखिएगा तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि जितना भी ऑप्शन है दिया हुआ है ए बी सी डी में, जितना भी एग्जाम्पल है आपका, वो कौन सा लिस्ट में आता है। आपको पता होगा कि लिस्ट कितने तरह के होते हैं। लिस्ट जो है बेटा 3 तरह का होता है, यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। अब देखिएगा 3 तरह का लिस्ट है आपका, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट किसे बोलते हैं, स्टेट लिस्ट किसे बोलेंगे, साथ में कंकरेंट लिस्ट जो है वो किसे बोलेंगे। पहले ये जानकारी होना चाहिए। तो समझिएगा बहुत ही डिटेल में आराम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनियन लिस्ट में क्या है बाबू, वैसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर जो है कानून बना सकती है, जैसे करेंसी हो गया, साथ में आपका बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, है ना। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो वो जो है किस लिस्ट में डाल दिया गया है, उसे डाल दिया गया है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट क्या है, वैसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार बाबू लड्डू गोपाल किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वैसे लिस्ट को क्या बोलेंगे, स्टेट लिस्ट बोलेंगे। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है बेटा, कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार, लॉज बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है ना। दोनों गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो वैसे लिस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, कंकरेंट लिस्ट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे। देखिए पुलिस जो है, पुलिस जो है कौन सा लिस्ट के अंतर्गत आता है, ये पुलिस जो सब्जेक्ट हुआ पुलिस आपका किस लिस्ट के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। समझना बाबू, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आएगा, स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, कौन आता है, पुलिस, आपका एग्रीकल्चर, इरिगेशन, है ना, इरिगेशन हो गया,
साथ में ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आता है? पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड, कॉमर्स। ये जो है आपका किस लिस्ट के अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। यूनियन लिस्ट में देखिए क्या आता है? फॉरेन अफेयर्स, है ना। यूनियन लिस्ट में जो है क्या क्या है? फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है ना। फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया लड्डू गोपाल, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा आ गया बाबू, देखना बात में, है ना। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा आएगा? एजुकेशन आ गया, एजुकेशन कैसा लिस्ट में आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। और आपका साथ में है क्या? ट्रेड यूनियंस, क्या है? ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को भी किस में डाला गया है? आपका कंकरेंट लिस्ट में। साथ में अडॉप्शन भी हो गया, साथ में आपका क्या, साथ में आपका क्या हो गया? क्या दिया यहां पे? मैरिज, मैरिज किस में आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाबू, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समझिएगा, आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस किस लिस्ट में आता है? पुलिस आता है बाबू स्टेट लिस्ट में। पुलिस किस लिस्ट में आता है? पुलिस आएगा स्टेट लिस्ट में। ये कैसा है? स्टेट लिस्ट है। एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आएगा? एग्रीकल्चर देख लो बाबू, स्टेट लिस्ट में है। बैंकिंग किस में आएगा? बैंकिंग हमने किस में दिया है? यूनियन लिस्ट में, तो ये यूनियन लिस्ट में आ गया। करेंसी किस में है? करेंसी देखिए तो करेंसी, कॉमर्स, करेंसी भी आएगा इसी में बाबू, यूनियन लिस्ट में। करेंसी किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में आ गया। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आपका, जब संविधान लिखा गया था बाबू, जब संविधान लिखा गया था, जब फ्रेम किया जा रहा था, तो उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया। और वैसे सब्जेक्ट जिसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया उसको बोलते हैं क्या? रेसिड्यूरी, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर लिस्ट क्या हो गया? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है आपका। साथ में ट्रेड यूनियंस, यहां पे कभी भी कंफ्यूजन मत होना। ट्रेड यूनियंस मैंने देखो यहां ट्रेड दिया स्टेट लिस्ट में, और ट्रेड यूनियंस जो है किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में है। किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में है। ट्रेड यूनियंस किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में है। मैरिज किसमें है? मैरिज है आपका कंकरेंट लिस्ट। अडॉप्शन किसमें है? कंकरेंट लिस्ट। तो देखो कौन अलग है? ये एक स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट दोनों मैच कर रहा है। और यह है आपका यूनियन लिस्ट, ये भी यूनियन लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी में देख लो कंकरेंट लिस्ट, और ये भी कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है रेसिड्यूरी जो है सब्जेक्ट है, इसको जो है जब संविधान लिखा जा रहा था तो इसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया था। और ट्रेड यूनियंस किस लिस्ट में डाला गया है? ट्रेड यूनियंस देखना बाबू, ट्रेड यूनियंस जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा लड्डू गोपाल। इनकरेक्ट पूछ रहा था आपको, ऑड वन आउट इसको भी दूसरे भाषा में दे सकता है, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब तीनों ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। असर्शन रीजन है बाबू, पहले इसको आराम से पढ़ लो, है ना। पहले इसको आराम से आप लोग पढ़ो।
और जवाब देने का कोशिश करना। देखो बोला जा रहा है क्या असर्शन में, when the states were formed on the basis of language, some national leaders feared that it would lead to a disintegration of the country। असर्शन में बोला जा रहा है कि जब भाषा के आधार पे स्टेट्स का निर्माण होगा, राज्यों का निर्माण होगा भाषा के आधार पे, है ना, किसके आधार पे, भाषा के आधार पे जो है स्टेट्स बनाए जाएंगे, तो कुछ नेशनल लीडर्स जो थे उनको इस बात का डर था कि इंटीग्रेशन होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन किसका होगा, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होगा। अब कंट्री का डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि मतलब विभाजन की बात करेगा। अभी जो है किसकी बात कर रहा है कि हमको भाषा के आधार पर, हम लोग अलग भाषा बोलते हैं, हम लोग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दो। हो सकता है कि बाद में जो है अलग देश बनाने का मांग कर दे। ये नेशनल लीडर्स का जो है क्या था, डर था। ये असर्शन में दिया आपको। रीजन में क्या दे रहा है बाबू, व्हेन पीपल विथ सिमिलर आइडेंटिटीज स्टे टुगेदर आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी माइट इंक्रीज। बोला जा रहा है कि जब सिमिलर आइडेंटिटी वाले, एक भाषा वाले, एक पहचान वाले लोग जो है एक साथ जब रहेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कौन सा टेंडेंसी जो है आ जाएगा, उनके अंदर किसका टेंडेंसी आएगा, आइसोलेशनिस्ट का टेंडेंसी आएगा। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, अलग का भाव, अलग होने का भाव जो है उनमें उत्पन्न हो सकता है। अब बोलेगा क्या कि हमें अलग कर दो, अपने देश से अलग कर दो, हम अपना अलग देश बना लेंगे। तो असर्शन सही है और रीजन भी क्या है आपका बाबू, ये भी सही है। और हमने पिछले जो है सेशन में बोला था कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में कैसे बनाओगे आप। असर्शन जो दिया हुआ है उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पूछो वाई, है ना, वाई, क्यों, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये टेंडेंसी डिसइंटीग्रेशन का जो है बात क्यों आएगा, क्योंकि जो है उनको सिमिलर आइडेंटिटीज के आधार पर जब एक करते हैं तो उनके अंदर ये भाव आएगा ही आएगा कि अब हमें क्या कर दो, अलग कर दो। तो दोनों सही है। और आर जो है ए का सच में क्या है, वो रीजन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। A और R दोनों सही है और रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, A का। तो इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब देने का आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। बोला जाए कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसका एडवांटेज क्या होता है इंडिया में, लोकल गवर्नमेंट का क्या एडवांटेज है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, है ना, कि भारत में जो लोकल, आपने पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ा होगा ना, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है कितने होते हैं, 3 होता है बाबू। कौन कौन होता है वो उसको देख लो। वो होता है सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है लोकल गवर्नमेंट होता है ना। अब पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में भी पढ़ा होगा, है ना। तो देखो बोला जा रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो है आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेज क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। इट हैज डिपेंडेंट द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज अपरूटेड द डेमोक्रेसी एट लोकल लेवल इन आवर कंट्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, इट हैज फेल्ड इन कंडक्टिंग द रेगुलर इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज। तो चलिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं, और चौथा में है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव क्या, पहले सी से देख लेते हैं। देखो क्या
लोकल लेवल के गवर्नमेंट का जो है जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए चुनाव जो है नहीं होता क्या भारत में? होता है। मुखिया का चुनाव नहीं देखते हैं? देखे हैं ना, सुने होंगे आप लोग कि मुखिया जी का चुनाव हो रहा है, पंचायत का चुनाव हो रहा है ना, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो गलत हो गया बाबू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? वो गलत हो गया लड्डू गोपाल। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, इट हैज अपरूटेड। अपरूट कहां से होगा? अपरूट का मतलब होता है उखाड़ के फेंक देना। क्या होता है? उखाड़ कर फेंक देना। तो क्या लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है आपका वो किसको अप्रूव कर दिया? डेमोक्रेसी को अप्रूव करता है? बिल्कुल नहीं, ये अप्रूव नहीं करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। इट हैज डिपेंडेंट द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। डिपेंडेंट नहीं, डिपेंड होगा। डीप, DEEPENED, है ना, ये डीप बनाता है। मतलब जो चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेवल का जो इलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है। डिपेंड, ये डिपेंड ये वाला नहीं है, DEEPENED वाला है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा लड्डू गोपाल। मतलब डिपेंड मतलब क्या? डीप मतलब और गहरा करता, और मजबूत बना रहा है ये लोकतंत्र को, ये डेमोक्रेसी को और मजबूत बना रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये रहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर। क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट फीचर्स की बात कर रहा है कि गलत फीचर्स कौन सा है, किसका जो है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। यूनिटरी है ना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। बोला जा रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गलत फीचर्स कौन सा है? देखिएगा, देयर इज यूजुअली जस्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले यह समझिएगा कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है लड्डू गोपाल? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि एक ही लेवल, एक या दो लेवल का गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी में क्या है? एक या दो लेवल का गवर्नमेंट होगा लड्डू गोपाल। जिसमें भी अगर दो लेवल भी है तो क्या होगा कि पावर जो है किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा। किसके पास पावर रहेगा? पावर जो सेंट्रलाइज रहेगा वो किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंडर जो कोई भी है एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहता है। पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है रूल करने के लिए। और उस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कभी भी पावर क्या करता है? छीन सकता है ना। तो कौन सा जो है फीचर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इनकरेक्ट है? अब देखिएगा कौन सा फीचर है। देयर इज यूजुअली जस्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्ट ऑर्डर टू द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी, ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। डी, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखना बाबू, हमने पहले ही बोला था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब समझा रहे थे कि किसको बोलते हैं, तो हमने बोला था एक या दो जो है लेवल का गवर्नमेंट होता है। तो इसमें दे रहा है देयर इज यूजुअली जस्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो सही है, आपको क्या चुनना है? इनकरेक्ट वाला चुनना है। पहला क्या हो गया? सही हो गया। तो ये तो सही आंसर नहीं होगा बाबू। सेंट्रल देखिए, बी देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स। ये भी हमने बोला कि कभी भी जो है पावर उससे छीना जा सकता है, हमने बोला था। तो ये भी क्या है आपका? ये भी जो है ऑप्शन नंबर बी भी क्या है इसका सही फीचर है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बोला जा रहा है कि ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। ओन जुरिडिक्शन नहीं होता है, वो जुरिडिक्शन जो है या पावर जो है किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पावर जो है एक लेवल के गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब इसमें बोल रहा है क्या? जितने भी टायर है, जितने भी टायर मतलब क्या होता है?
टायर का मतलब होता है लेवल। जितने भी लेवल हैं गवर्नमेंट के, उसका अपना जो है कामकाज करने का जो है अपना एक एरिया होता है। ये इसमें नहीं, ये सही नहीं बैठ रहा है, ये सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पावर जो है कंसंट्रेट रहता है, पावर जो है एक हाथ में रहता है। किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो सीज स्टेटमेंट क्या है? गलत है बाबू। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बोला जा रहा है कि जो सब यूनिट है, जैसे हमने बताया था अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर जो है स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये हो गया क्या? ये सब यूनिट हो गया। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया? सब यूनिट हो गया। और यूनिट कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर में काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। किसका पावर यूटिलाइज कर रहा है? अगर सेंट्रल पावर ने कुछ पावर दिया है तभी यूटिलाइज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स आपका सही है कि द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट, उसके अधीन ही काम करता है, उससे बाहर जाकर उसके पास अपना कोई पावर या जो है किसी भी तरह का जो है वो नहीं होता, पावर ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट फीचर कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लड्डू गोपाल। देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर? कमिंग टूगेदर फेडरेशन। समझना बात को, एक आएगा कमिंग टूगेदर और दूसरा आएगा होल्डिंग टूगेदर। एक है क्या कमिंग टूगेदर, और दूसरा आएगा आपका होल्डिंग टुगेदर। दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है? समझना बात को, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब यह होता है कि छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, छोटे छोटे आप प्रोविंसेस मान सकते हो, एरियाज मान सकते हो, क्षेत्र मान सकते हो, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर क्या बना दिया? एक बड़ा यूनिट बना दिया, है ना। छोटे छोटे स्टेट्स, मतलब छोटा छोटा स्टेट्स है, वो आकर जो है क्या बना दिया? एक बड़ा जो है फेडरेशन बना दिया, देश बना दिया। तो वो जो है कमिंग टुगेदर में आएगा। और होल्डिंग टुगेदर के अंतर्गत क्या आएगा? होल्डिंग टुगेदर का मतलब है कि एक बड़ा विशाल देश है और उसके अंतर्गत जो है पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, और अगर उसके नीचे भी गवर्नमेंट है जैसे लोकल गवर्नमेंट, तो पावर्स जो है हर गवर्नमेंट को क्या किया गया है? शेयर किया गया है। दोनों में समझ में आया? कमिंग टुगेदर मतलब क्या है बाबू? कमिंग टुगेदर मतलब छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे स्टेट्स जो है मिलकर क्या बनाया? एक बड़ा फेडरेशन बना दिया, उसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब क्या है? एक ऑलरेडी वो बड़ा देश है, बड़ा देश होने के बाद जो है वहां पे जो रूल किया जा रहा है, जो पावर है, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास जो है अपना अपना पावर दिया गया है, वो कहलाएगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो याद रखिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत जो है यूएसए आएगा, है ना। साथ में कमिंग टुगेदर में और कौन आएगा? स्विट्जरलैंड आएगा, एक देश और आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। समझना बात को, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन सा कंट्री जैसे है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके बुक में दिया हुआ है। और होल्डिंग टुगेदर में कौन है बाबू? इंडिया है। होल्डिंग टुगेदर में कौन है? इंडिया है ना। इंडिया हो गया। और कौन सा देश हो गया? तो वो हो गया आपका स्पेन और बेल्जियम। बेल्जियम।
तो ये जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब क्वेश्चन पे आप आओ बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर, बताओ देख कर कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कमिंग टुगेदर में है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, नहीं, बस दो ही है ना। अब देखो ए और सी कौन सा ऑप्शन में है लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में ए एंड सी है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रोमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन। बोला जाए कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो है गवर्निंग पावर जो है अलग अलग लेवल्स पे किया गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, बैलेंस कैसे प्रमोट करता है, ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं बैलेंस कैसे है। बाय अलाउइंग स्टेट्स टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन ऑल इशू, बी बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बाय अलाउइंग ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बाबू, ऑप्शन नंबर डी में है बाय गिविंग मोर पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू द स्टेट्स। देखो जल्दी से बताओ आप, देखो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, बाय अलाउइंग स्टेट्स टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी, नहीं बाबू, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। आगे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आएगा कि अगर किसी सब्जेक्ट पे, जैसे कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है आपका, उसके ऊपर तो आपको पता है कि दोनों स्टेट्स जो है क्या बना सकता है, दोनों गवर्नमेंट जो है क्या बना सकती है, नियम बना सकती है, लॉज फ्रेम कर सकती है। तो उस कंडीशन में जो है अगर डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, है ना, अगर विवाद हो जाएगा तो किसका जो है डिसीजन मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मान्य होता है, बल्कि मान्य होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कंप्लीट ऑटोनॉमी तो नहीं है बाबू, है ना, सभी इशू पे जो है कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है वो पूरा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का वो नहीं ले सकता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, बाय इंश्योरिंग ए डिवीजन ऑफ पावर, हाँ पावर को क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है, पावर को जो है बांट दिया गया है, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ये क्या है आपका, सही है बाबू। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं लड्डू गोपाल, बाय अलाउइंग ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। बोला जा रहा है क्या कि पूरा डिसीजन जो है यूनियन गवर्नमेंट ही ले सकता है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन सी भी आपका गलत है। एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बाय गिविंग मोर पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि ज्यादा पावर जो है किसके पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास है, देन इन कंपेरिजन टू स्टेट्स। बताओ स्टेट्स गवर्नमेंट से ज्यादा पावर जो है लोकल गवर्नमेंट के पास है बाबू, नहीं, बताओ मुखिया के ज्यादा पावर है कि किसी सीएम का ज्यादा पावर है, इतना बता दो बस। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे क्या कि सीएम का, किसी भी स्टेट का जो सीएम है उनके पास ज्यादा पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी हो गया आपका बाबू गलत। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया।
देख लो, ऑप्शन नंबर फिर से मार देते हैं टिक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना, यूनिटरी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी में मैंने बताया था वैसा सिस्टम जिसके तहत जो है पावर किसके हाथों में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। छोटे छोटे यूनिट्स भी है तो वो भी छोटा यूनिट्स जो होता है वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है ना। तो ये यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो बोला जा रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बोला जाए कि किस देश में, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कहां पे जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अभी आपने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आता है। होल्डिंग टुगेदर, बेल्जियम जो है क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आएगा बाबू। हमने अभी जस्ट बताया था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि पावर का डिवीजन किया गया है अलग अलग लेवल्स पे। तो बताओ, ये तो यूनिटरी की बात कर रहा है, पावर जो है एक ही हाथ में रहेगा, वो रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये बेल्जियम होगा क्या, बेल्जियम नहीं होगा बाबू, है ना। बेल्जियम क्या है, बेल्जियम नहीं होगा, श्रीलंका में है ना। कहां होगा, श्रीलंका होगा। श्रीलंका में जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट आपको पता करना है अबाउट द फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि पावर का क्या होना, डिवीजन होना। किसके बीच डिवीजन होगा, जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है पावर का क्या होगा, डिवीजन होगा। तो देखो ऑप्शन देखो, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी, इन फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन one level of government. Option number C, in federalism there will be a government at the levels of provinces or states that look after much of the day to day administering of the state, and option number D all of the above। देखो ये चारों ऑप्शन हमने पढ़ा, चारों में से अब देखते हैं पहला ऑप्शन की ओर। देखिए बोला गया क्या कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे होता है, क्या होता है, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे होता है या फेडरलिज्म जहां पे है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड। हमने बार बार बोला कि फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट्स गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट हो गया तो उसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये तो सही है बाबू, सही है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, इन फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल। इसको देखिए, फेडरलिज्म में क्या बोल रहा है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। बिल्कुल सही है, एक से ज्यादा लेवल होता है कि नहीं, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया लड्डू गोपाल। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। इन फेडरलिज्म देयर विल बी ए गवर्नमेंट एट द लेवल्स ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस लेवल पे, छोटे छोटे स्टेट्स लेवल पे जो है गवर्नमेंट होगा, और उसके बाद भी जो है लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है ना। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डे टू डे डेली वर्क के आधार पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या प्रतिदिन जो है काम काज देखने का, निगरानी करने का जो है आधार होता है। तो
ये भी क्या है आपका, ये भी सही है कि फेडरलिज्म में क्या है, गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे होगा, प्रोविंसेस लेवल पे या स्टेट्स लेवल पे, बिल्कुल है, अपने के यहाँ भी है। और स्टेट्स जो है उसको एडमिनिस्टर करता है, हर स्टेट गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्टर करती है, देखरेख करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, सही हो गया लड्डू गोपाल। इसका मतलब कौन सा आंसर जो है सही है, ये आपके लिए है, जल्दी बताओ, है ना, कौन सा ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। देखो बोला गया है कि लगभग इस दुनिया में जो है कितना देश है, 193 देश है। अब देखो 193 देशों में 193 कंट्रीज में जो है फेडरल सिस्टम कहां पे है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है। फेडरल मतलब क्या, मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बताया। तो बताओ लगभग 193 कंट्रीज में जो है कितने लेवल, कितने कंट्रीज में जो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है लड्डू गोपाल, मोर देन अबाउट, मोर देन नहीं अबाउट। लगभग 25 देशों में कौन सा सिस्टम है आपका, वो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डैश मेड द शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी टू ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एंड आंसर देने का कोशिश करो। देखो बोला जा रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस में बदला है, वो बदला है फेडरल सिस्टम में, मतलब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। पहले था वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे ये जो है नियम चलता था। आज के डेट में जो है वो क्या है, वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है वहां पे लागू किया है। तो पहले था यूनिटरी, बाद में हो गया फेडरल। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। देखो बाबू हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था कि श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी है, क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, श्रीलंका में यूनिटरी है। बेल्जियम में पहले था लेकिन अब ये किस में चेंज हो गया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो गया है। तो सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां भी बताना है क्या कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, चार जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि कहां पे, किस देश में जो है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है जिसमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी रसिया, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखो इंडिया में अभी एग्जांपल दिए थे, इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में है ना, फेडरेशन लगा हुआ है, तो इंडिया तो होगा नहीं। यूएसए भी हमने बताया था, क्या है कि यूएसए कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जांपल है, तो यूएसए भी नहीं होगा। रसिया की बात कर लेते हैं, रसिया में जो है फेडरल सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सेमी फेडरल सिस्टम है। वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन सेमी है इसलिए यहाँ पे इस पे नहीं रखा जाएगा, वो जाएगा किसमें, फेडरल सिस्टम में ही जाएगा। तो बताओ ये सारे के सारे जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में तो है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव।
देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव ए फेडरल, कहां पे फिर से आ गया कि कौन सा ऑप्शन में जो है फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी जापान एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखना बाबू, इन चारों जगहों पे जो है कौन सा सिस्टम है, इन चारों देशों में, तीन में, चाइना न्यूजीलैंड और जापान में, सारे में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाबू। इन तीनों में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। फेडरल कहां नहीं है, जब चाइना में है ही नहीं क्योंकि वहां पे यूनिटरी है, न्यूजीलैंड में है ही नहीं, जापान में है ही नहीं, तो कहां है लड्डू गोपाल, कहीं नहीं है, इसमें है नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, आपसे मजबूत दिख रहा होगा, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बाबू। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द यूनिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला जा रहा है, यूनिटरी सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पिछले क्वेश्चन में भी था ऐसा कुछ, है ना, कि या तो एक लेवल होता है या एक लेवल से ज्यादा है तो वो सब यूनिट कहलाता है, और वो सब यूनिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही काम करती है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ये तो सही हो गया बाबू, है ना। ऑप्शन बी में देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। बताया था कि पावर एक हाथ में है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो कभी भी वो ऑर्डर पास कर सकता है या स्टेट गवर्नमेंट को रिवोक कर सकता है, कभी भी हटा सकता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट है, बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है लेकिन वो किसके प्रति आंसरेबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आंसरेबल होगा, उसके प्रति जो है वो आंसर देगा, वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर देती है वही पावर का जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, यूटिलाइज करता है। कौन सा सिस्टम में, यूनिटरी में, जितना पावर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही पावर वो यूटिलाइज करेगा। बीच में ही क्या कर सकता है, वो रिवोक कर सकता है, पावर को छीन भी सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी हटा सकता है, इतना पावर होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी सही है बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है बाबू, एज पर द सेंसस इंडिया हैज डैश मेजर लैंग्वेजेस। देखो जो हाल फिलहाल में जो सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस जो है भारत में कब हुआ है, लास्ट सेंसस जो है आपका, लास्ट सेंसस कब हुआ था, लास्ट सेंसस हुआ था आपका 2011 में हुआ था। तो उस सेंसस, उस जनगणना के आधार पे बोला जा रहा है, जो सेंसस हुआ तो 2011 में हुआ, तो उस सेंसस के आधार पे बोला जा रहा है कि बताइए कि भारत में कितने मेजर लैंग्वेजेस हैं, भारत में प्रमुख कितनी भाषाएं हैं।
याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पलट के भी दे सकता है, कैसे अभी जस्ट बताते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। मेजर लैंग्वेजेस कितने हैं बाबू? मेजर लैंग्वेजेज है आपका 121 है। कितना है? 121 है बाबू। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पलट दे, रिकॉग्नाइज्ड अगर लिख दे, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे। रिकॉग्नाइज, ये वर्ड को जो है मार्क करना। रिकॉग्नाइज्ड अगर बोल देगा तो ये क्वेश्चन पलट जाएगा बाबू। ये ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, समझना। यहां पे है मेजर लैंग्वेजेस, है ना, इसका आंसर होगा 121। लेकिन जब भी क्वेश्चन को पलट कर दे, क्या लिख दे? रिकॉग्नाइज जो है, रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को जो है भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या दिया गया है? मान्यता दी गई है 22 लैंग्वेजेस को। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि भारत में कितने मेजर लैंग्वेजेस हैं, तो वो है आपका 121 है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। व्हेन वाज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? बोला जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ था? गठन कब हुआ था? राज्य पुनरायोग जो है उसका निर्माण आपका कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1952 एंड ऑप्शन नंबर डी आपका 1951। बताओ। स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका बना था ऑप्शन नंबर डी में। कब? 1951 में बना था बाबू। कब बना था? 1951 में। नहीं 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 नहीं, 1951 में नहीं होगा, 1951 में नहीं होगा, याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में जो है बना था, है ना। कब बना था? 1953 में। और याद रखिएगा भाषा के आधार पे जो है पहला स्टेट बनने वाला कौन था? तो भाषा के आधार पे जो है पहला राज्य कौन बना था? वो बना था आंध्र प्रदेश। कब? कौन सा? आंध्र प्रदेश बना था, है ना। तो स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ? 1953 में हुआ था। देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? मैंने पहले ही बता दिया था होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। देखना, इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, बिल्कुल है। इंडिया क्या है? होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। यूएसए क्या है आपका? कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है ना। और स्विट्जरलैंड क्या है आपका? स्विट्जरलैंड जो है आपका कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। लड्डू गोपाल क्या है? कमिंग टुगेदर। तो देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है किसका है? होल्डिंग टुगेदर का। तो होल्डिंग टुगेदर कौन सा है बताओ तो? इंडिया है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर? किसका? कमिंग टुगेदर का जो है कौन सा एग्जाम्पल है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। स्पेन मैंने दिया था, स्टार्टिंग में भी लिखा था, तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम।
स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया और इंडिया हो गया। ये किसका एग्जाम्पल था? ये था आपका होल्डिंग टुगेदर का। किसका? होल्डिंग टुगेदर का। किसका एग्जाम्पल था? होल्डिंग टुगेदर का। और कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल कौन सा था? यूएसए था। हाँ, यूएसए और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये किसका एग्जाम्पल है? ये तीनों जो एग्जाम्पल है किसका है? कमिंग टुगेदर का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर सी बाबू इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? हाँ, यूनियन लिस्ट में किसे इंक्लूड किया गया है ना? यूनियन लिस्ट में जो है किसे इंक्लूड किया गया है? बैंकिंग यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल है। फॉरेन अफेयर्स मैंने एग्जाम्पल दिया था, फॉरेन अफेयर्स किसका है? यूनियन लिस्ट का है। डिफेंस ऑफ द कंट्री किसका एग्जाम्पल है? ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा लड्डू गोपाल। देखो अगला क्वेश्चन है लड्डू गोपाल, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में किसे इंक्लूड किया गया है, किसे डाला गया है? एग्रीकल्चर याद है? एग्रीकल्चर जो है क्या है? एग्रीकल्चर जो है आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। इरिगेशन याद है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। पुलिस याद है? पुलिस है ना, पुलिस होगा स्टेट लिस्ट। तो बताओ स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो है इसका सही आंसर क्या होगा? किसे इंक्लूड किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा लड्डू गोपाल। ठीक है, लड्डू खाते रहो, ऐसे भी ठंड है, घर में रहिए, लड्डू खाइए और आराम से वीडियोस देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इज देयर इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, वर्ड को मार्क करना बाबू, वर्ड को मार्क करना, कॉन्फ्लिक्ट लिखा है। इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट देन द डिसीजन मेड बाय डैश विल प्रिवेल। देखो बोला जा रहा है कि अगर वैसे सब्जेक्ट जिसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है ना, कंकरेंट लिस्ट किसको बोलेंगे? वैसे सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, कंकरेंट लिस्ट कहलाएगा। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नियम बना दिया उसके ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ने बना दिया, तो बताओ किसका जो है नियम मान्य होगा? कौन सा नियम? किसका नियम? सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा, मानू मतलब वो माना जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट वाला नियम माना जाएगा? किसको लागू किया जाएगा? तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट के पास है और कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों गवर्नमेंट में, तो किसका नियम मान्य होगा? वो होगा किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉज होगा वही मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून होगा पास उसको मान्य नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन दे रहा था बाबू, प्रेसिडेंट। तो याद रखना प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है एक पार्ट है, किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है ना। कानून ये नहीं बना सकते, कानून ये नहीं बनता, इनके द्वारा नहीं बनाया जाता
है ना। तो वो एग्जीक्यूटिव के एक पार्ट है। मेनली जो है ऑप्शन ए और बी में आपको देखना था कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा लड्डू गोपाल ऑप्शन नंबर बी, है ना। लीजिए थैंक यू बोल दिया गया, हमने थैंक यू नहीं बोला है, बोर्ड ने बोल दिया थैंक यू कि बस भाई अब मत करो, है ना। बहुत लंबी पढ़ाई हो गई आज। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करो, है ना। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।